नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आयुष विभाग की 238 करोड़ की 271 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्थानों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण, मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आयुष मिशन आज उत्तर प्रदेश राज्य में तेजी के साथ जन विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। 238 करोड़ रुपए की 271 परियोजनाएं इसका एक लघु उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। जिस आयुष मिशन के बारे में भारतीय मनीषा की धारणा रही हो कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी जड़ी नहीं जो औषधीय गुणों से भरपूर न हो, इस प्रकार का जो दावा रहा हो, एक समय उपेक्षा के कारण, अज्ञानतावश ये सभी लुप्त पराया से होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्राथमिकता देकर के उसको प्रोत्साहित किया, तो देखते ही देखते यह न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब ने पिछले 4 वर्ष के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया और उस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की उपयोगिता और उसकी महत्ता को भी समझा है, जाना है। ये पिछड़ा इसलिए क्योंकि इसने अपने महत्व को स्वयं खोया है। उसके कर्णधारों ने ही उसकी उपेक्षा की। अगर उसकी उपेक्षा उसके कर्णधार नहीं करते तो इस रूप में उपेक्षित नहीं होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसके लिए अभियान चलाया, आज आप देखते होंगे 21 जून को दुनिया के अंदर योग के साथ पूरी दुनिया झूमती हुई दिखाई देती है। कोरोना के अंदर आयुष का काढ़ा लेते हुए पूरी दुनिया दिखाई देती है। घर घर में आज भी चल रहा है। ऐसे ही अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति पूरी दुनिया आज उसके पीछे भाग रही है। आज जब हम लोग इतनी परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये दिखता है कि जब संभावनाएं हैं इसलिए मांग भी है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म में किसी एक क्षेत्र में सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो वह है आयुष के क्षेत्र में। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथ, इनसे जुड़ी हुई सभी पद्धतियों को हम व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनल तरीके से अगर लागू कर दें, कोई कारण नहीं कि लोग इसके प्रति आकर्षित न हो। हर एक व्यक्ति उसके पीछे भागेगा। सवाल यह है कि हम स्वयं उसको महत्व देना सीखें। यह न केवल हेल्थ टूरिज्म के लिए, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बड़ी भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से हो सकता है। अन्नदाता किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है। हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें लगना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण से उभरना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग ने कल एक निदेशालय के गठन की कार्रवाई को भी मूर्त रूप देना प्रारंभ किया है।
अब तक अलग अलग निदेशक थे, वे निदेशक काम करेंगे, लेकिन उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल भी उनके साथ समन्वय बनाने के लिए, जिससे कहीं भी फाइल किसी की अटके नहीं, भटके नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर समयबद्ध तरीके से उस निर्णय को हम अंजाम तक पहुंचा सकें, इस दिशा से आयुष विभाग ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इससे पहले इस विभाग ने प्रदेश के अंदर आयुष के क्षेत्र में जो डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम थे, उन सबको वो अलग अलग कार्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी की परीक्षा हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, किसी की डिग्री अवार्ड हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया। आज आयुष विश्वविद्यालय यूपी के अंदर कार्य कर रहा है। कल निदेशालय का गठन हो चुका है। आयुष मंदिर हर एक जनपद में भारी पैमाने पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस फील्ड में जो अनंत संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, वह आज मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। सचमुच यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग आम जनमानस के विश्वास के प्रतीक बनकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यह हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यह न केवल बचाव के उपायों को हमें बताता है, बल्कि संपूर्ण उपचार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पहले तो अगर आप कोई इस पद्धति से जीवन यापन करेगा तो एक लंबी और स्वस्थ दिनचर्या के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करेगा, लेकिन फिर भी बीमारी के और भी कारण हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अगर उसके कारण भी हम समयबद्ध तरीके से इस पद्धति को अनुसरण करते हैं तो लंबे समय तक रोग से लड़ने की एक सामर्थ्य अपने अंदर अर्जित कर पाएंगे, और उस प्रकार की किसी भी स्थिति से हम बच पाएंगे जो एक समय के बाद जब रोग अनियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति असहाय सा दिखता है। उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रहेगी। आज का जो एक कार्यक्रम है जिसमें 226 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 50 शैय्या के 4 एकीकृत आयुष चिकित्सालय, 5 ई लाइब्रेरी, प्रयागराज और झांसी में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रावास के निर्माण का, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के विभिन्न कार्यों के निर्माण का है। 19 स्थानों पर होम्योपैथिक विभाग के तथा 14 स्थानों पर आयुर्वेदिक विभाग के विभिन्न जो निर्माण कार्य अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, इन सभी का आज यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विभाग को इस सभी कार्यों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिन संस्थानों को और जिन जनपदों को ये उपलब्धियां आयुष विभाग की तरफ से प्राप्त हुई हैं, वहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, वहां की जनता जनार्दन को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आयुष मिशन को हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अवश्य हमें इसका फल भी प्राप्त होगा। हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन के इंटरनेशनल सेंटर भी अब तो भारत के अंदर स्थापित हो रहे हैं। पिछले दिनों जामनगर में आपने देखा होगा कितना बेहतरीन केंद्र वहां पर स्थापित करने का कार्य किया, पूरी दुनिया वहां पर आई थी। इस पर आज चर्चाएं चल रही हैं। भारत इस क्षेत्र में भी दुनिया को नेतृत्व दे सके, यह आज की आवश्यकता हो गई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, ये तो आयुर्वेद की धरती रही है, भगवान धन्वंतरी की धरती रही है। सुश्रुत ने अपनी महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा की कार्रवाई को इसी धरती से आगे बढ़ाने का काम किया था। तो इस धरती में तो इसकी संभावनाएं और भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। उसके लिए अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे। और मेरा यह मानना है कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में आयुष की ये पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, बशर्ते उसका हम स्वयं भी अध्ययन करें और उसके बारे में अगर लोगों को जागरूक करके उस दिशा में उन्हें प्रोत्साहित कर सकेंगे तो इसके परिणाम
बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबके सामने आ सकते हैं। आज के इन सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह विभाग निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आम जनमानस के विश्वास पर खरा उतरते हुए इसी त्वरित गति से आगे बढ़ने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और गृह मंत्री अमित शाह ने आईजीएफ वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन NXT 10 मुंबई को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। 75 साल तक नहीं कर पाए। लगभग 10 करोड़ परिवार में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 12 करोड़ परिवार में टॉयलेट पहुंचाने का काम किया, 14 करोड़ परिवार में नल से जल पहुंचाया, 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया, 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर देने का काम किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के पूरे खर्चे से मुक्त कर दिया और 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम किया। आपको लगता होगा ये चुनावी सभा नहीं है, यहां क्यों बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि कोई देश 60 करोड़ लोगों को अलग रखकर विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता। ये कोई नहीं समझा। हमारे अर्थतंत्र के विकास में 60 करोड़ लोगों का कोई योगदान ही नहीं था और आपकी भाषा में कहूं तो हमारा मार्केट 70 करोड़ का ही था। आज हमारा मार्केट 130 करोड़ का है। मेरी बात मानकर चलिए। इसकी पूरी बेसिक सुविधाओं की चिंता नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दी है। अब वो आज आगे बढ़ना चाहता है। उसको स्कूटी चाहिए, घर में पंखा चाहिए, एक छोटा सा टीवी चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है। ये सारी चीजें भारत के विकास के लिए ग्रोथ बनकर आगे आई हैं और उसके व्यक्तिगत जीवन में तो विकास हुआ ही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 60 करोड़ लोगों को विकास के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे परिवर्तन किए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर किसी भी देश का विकास का आकलन ही नहीं हो सकता। 2013-14 में इस देश में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, 91,000 किलोमीटर, और 2023 में 1,45,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसी के आधार पर हमारी इंडस्ट्री के लिए सुगमता बढ़ेगी, हमारे अर्थतंत्र के लिए सुगमता बढ़ेगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि 2030 में आपकी लॉजिस्टिक के खर्चे को 10% कम करने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, जिससे विश्व भर में हमारे उत्पाद स्पर्धा में टिक पाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पहले 11.6 किलोमीटर होता था, अब प्रतिदिन 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहे हैं। रोड और ओवरब्रिज पहले 4,000 थे देश में, आज 11,000 है। मेट्रो वाले शहर 5 थे, अब 20 है। एयरपोर्ट 74 थे, 2 गुना आज ही एक उद्घाटन हुआ है और 74 की जगह 74 की जगह 150 एयरपोर्ट अब देश में बन चुके हैं और विमानों की संख्या 400 से 825 तक पहुंच चुकी है। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इकोनॉमी आंकड़ों से नहीं चलती है। इकोनॉमी का ग्रोथ करना है, अर्थतंत्र का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो इसके लिए सारी चीजों को साइमल्टेनियसली बदलना पड़ेगा, जो मोदी जी ने किया है। और इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया है। रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,22,000 करोड़ करा। पोर्ट्स में भी लगभग 2 गुना करा, टूरिज्म में भी 2 गुना करा। और जब अंतिम बजट मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, तब देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था और मोदी जी ने अभी जो बजट अंतिम में दिया, निर्मला सीतारमण जी ने, इसमें 11 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने रखा है। ये बता रहा है कि देश
कितने सुनियोजित तरीके से आगे आ रहे हैं। नीतियों के आधार पर चले, सारी चीजों की चिंता कर कर चले, नए प्रोफेशनल भी बनाए, और इसका परिणाम क्या है? परिणाम आपके सामने बहुत स्पष्ट है। यूपीए में एवरेज जीडीपी का ग्रोथ रेट 2013-14 में 6.9% था, आज वो 6.9 से 8.4 पर पहुंचा है। पर कैपिटा जीडीपी $3,889 था, 3,889 अमेरिकी डॉलर, आज वो बढ़कर $6,000 बना है पर कैपिटा जीडीपी। हमारा महंगाई 8.2 पर था, इसको हम 5 तक सीमित रख पाए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था, इसको 11 लाख करोड़ तक बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट वैल्यू 7.6 बिलियन डॉलर थी, आज $23 बिलियन तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 305 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। स्टार्टअप की संख्या 350 से 1,17,000 तक पहुंचाने का काम किया है। बीएससी अभी क्या है मालूम नहीं है मुझे, मगर 22,000 से 73,000 क्रॉस कर चुका है, जो बहुत बड़ा द्योतक है इकोनॉमी का। डायरेक्ट टैक्स पेयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वाले जो हमारे नागरिक हैं, वो पहले 2012-13 में सिर्फ 4.7 करोड़ थे। 130 करोड़ के देश में डायरेक्ट टैक्स पेयर 4.7 करोड़ थे, हमने 2 गुना कर दिया, एक ही दशक में 8.18 करोड़ का किया है। इनडायरेक्ट टैक्स पेयर जो 60 लाख थे, उसको 1,40,40,00,000 किया है। यूनिवर्सिटी की संख्या भी हमने डबल की है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 की रैंक पर थे, अब 40वीं रैंक पर आ गए हैं। तो इनोवेशन भी बढ़ेगा, जो हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेगा, और ब्रॉडबैंड प्राप्त करने वाले लोग 6 करोड़ थे, अब 90 करोड़ हो चुके हैं। मैं आंकड़े इसलिए बताता हूं कि पहले जो मैंने नीतियां बताई, इन नीतियों के आधार पर चलकर ये सारा परिणाम आया है। हम 11वें नंबर का अर्थतंत्र थे, आज दुनिया में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बन चुके हैं। और मैं आपको मोदी जी की गारंटी याद कराने आया हूं, तीसरी बार मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के दिशा में हम आगे चले जाएंगे। वैश्विक मानचित्र पर एक डार्क स्पॉट था भारत का इकोनॉमी, आज ब्राइट स्पॉट बना है, और साइलेंट प्रधानमंत्री से वाइब्रेंट प्रधानमंत्री तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को करा दी। मित्रों, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। राजनीतिक स्थिरता आई है, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन है, जन कल्याण की नीतियां हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा है, और सबसे बड़ा शांतिपूर्ण माहौल दिया है। मगर मैं आज आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैं मोदी जी का 42 साल से साथी हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं मेरिट्स के आधार पर कह रहा हूं। बहुत सालों के बाद देश को एक ऐसा नेता मिला है जिन्होंने 23 साल में वैकेशन ही नहीं लिया है, सतत काम करने का काम किया। हमने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले वाली सरकार देखी। मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी पर 25 पैसे का आरोप विपक्ष वाले भी नहीं लगा सकते, इतना पारदर्शी नेतृत्व दिया। हम विजनरी प्रधानमंत्री ढूंढते थे कि प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसका देश के विकास का विजन हो, देश की सुरक्षा का विजन हो, देश के सांस्कृतिक विकास का विजन हो, देश के शैक्षणिक विकास का विजन हो, देश के अर्थतंत्र के विकास का विजन हो। मगर इस सभी क्षेत्रों में हम ढूंढते थे तो विजनरी प्रधानमंत्री, आपने वोट भी विजनरी प्रधानमंत्री पर दिया, मगर हमने प्राप्त कर लिया युग दृष्टा प्रधानमंत्री, जो सिर्फ विजन नहीं रखता है, युग को बदलने का मादा रखता है। और आज 2047 में हर क्षेत्र के अंदर भारत टॉप पर होगा। वो आत्मविश्वास के साथ 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत निर्माण में लगे हैं। मित्रों, हमने इन्वेस्टमेंट को प्लेटफॉर्म दिया है,
हमने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म दिया है, हमने आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है और युवाओं को जोड़ा है। इससे ही ये न्यू इंडिया का नई शुरुआत हुई है। मित्रों, कई सारे क्षेत्रों में हमने नई शुरुआत की है, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की इकोसिस्टम का निर्माण हो, बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग का टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो, ड्रोन की पॉलिसी हो, अंतरिक्ष की पॉलिसी हो, सेमीकंडक्टर के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात हो, या पीएलआई के माध्यम से मेक इन इंडिया को चरितार्थ कर भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना हो। हर चीज के लिए मोदी जी ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं और देश इसी दिशा में आगे बढ़ा है। मैं आज आपको ये बताने आया हूं मित्रों कि 10 साल में क्या हुआ। मैं तो 10 साल के बाद आपके सामने आया हूं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, मोदी जी का शासन रहा, आपने मौका दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 10 साल में हर हफ्ते में, हर सप्ताह में, हर वीक में एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खोली है। हर दिन में 2 नए कॉलेज खोले हैं। हर दिन में 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर किए हैं। हर दिन 1.5 लाख गरीबों को मुद्रा लोन देकर रोजगारी का काम दिया है। भारत ने हर दिन में 37 नए स्टार्टअप बनाए हैं। हर दिन 16,000 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्र खुले हैं। हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। हर दिन 50,000 से ज्यादा एलपीजी गैस के सिलेंडर हमने दिए हैं, कनेक्शन दिए हैं और 75,000 लोगों को गरीबी की रेखा को से हर दिन बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 10 साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से हर रोज 75,000 लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला और 25 करोड़ की आबादी आज देश में गरीबी रेखा से बाहर आ गई है। आप लोगों की दुनिया का हिस्सा बन गई है। ये मार्केट बन चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है और हर सेकंड में 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो पुरुषार्थ है, सातत्यपूर्ण प्रयास है, ये बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ा आयोजन और पॉलिसी को नीचे तक पहुंचाने का मादा हो तभी हो सकता है। मैंने मोदी जी को देखा है, कोई अपनी कंपनी के लिए भी इतने पैशन के साथ काम न करे, इतने पैशन के साथ मोदी जी ने देश के विकास के लिए काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, देश की संस्कृति के लिए काम किया। और इसी के कारण आज दुनिया में 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 67 साल लगे, 2 ट्रिलियन तक पहुंचते में और 8 साल लगे और मोदी जी ने 5 ही साल में 3 ट्रिलियन तक पहुंचाया। और इस वर्ष के अंत तक मेरा अनुमान है 4 ट्रिलियन बन जाएंगे और 27 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। पर कैपिटा इनकम को हमने डबल किया है। बाकी के आंकड़े मैंने बताई है, मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ढेर सारा काम हुआ है। पीयूष भाई ही देख रहे थे पूरी चीजों को। 41,000 से ज्यादा कंप्लायंस को समाप्त कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बड़ी छलांग निकाली। मित्रों, वाहनों की बिक्री का भी रिकॉर्ड हमने बनाया। 4 मिलियन रिकॉर्ड कारों की बिक्री एक साल में हुई है। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन किया, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड कलेक्शन किया और महंगाई को हमने अपने न्यूनतम स्तर पर रखा है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी 1947 से अब तक $1,000 बिलियन का एफडीआई आया, उसमें $600 बिलियन सिर्फ अंतिम 9 साल में आए हैं। पहले एफडीआई 7 से 8 शहरों तक सीमित था, आज 31 राज्यों और यूटीज में एफडीआई सिमेट्रिकली पहुंचता है और पूरे देश का ग्रोथ होता है।
पहले एफडीआई कुछ ही देशों से आता था, अब 160 देशों से एफडीआई आ रहा है। एफडीआई पहले कुछ ही सेक्टर में आता था, अब एफडीआई 61 सेक्टर के अंदर आता है। पहले एफडीआई फार्मा ऑटो सेक्टर में आता था और आज मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एफडीआई आ रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।